शाम को रघु मिठाई का छोटा डिब्बा लेकर घर पहुंचा। आज किस खुशी में? अम्मा, आज हमारी मेहनत पहली बार सही कीमत पर बिकी है। कुसुम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। हे भगवान, बस हमारे परिवार की ये नई शुरुआत हमेशा बनी रहे। उसी रात विश्वनाथ अपने आंगन में बैठे आसमान की ओर देख रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, रघु, तुम्हारी मेहनत अभी रंग दिखाना शुरू हुई है, असल मंजिल अभी बाकी है। कुछ ही हफ्तों में रघु और चंदन की बनाई हुई छोटी छोटी चीजें बाजार में लोगों को पसंद आने लगी। कोई लकड़ी का स्टूल खरीदता, कोई पूजा की चौकी, तो कोई बच्चों के लिए हाथ से बने खिलौने। धीरे धीरे उनकी दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। उसी बाजार में एक पुरानी फर्नीचर की दुकान थी। उसका मालिक था धनराज। वो कई सालों से गांव और आसपास के इलाकों में फर्नीचर बेच रहा था। धनराज ने देखा कि आज कई ग्राहक उसकी दुकान छोड़कर रघु के पास जा रहे हैं। उसका चेहरा उतर गया। ये नया आदमी कौन है? मालिक, यही वो लकड़हारा है जिसने कुछ महीने पहले बढ़ई का काम शुरू किया है। एक लकड़हारा मेरे ग्राहकों को ले जाएगा? ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। उसी समय एक ग्राहक रघु की बनाई हुई कुर्सी देखकर बोला, भाई, ये कुर्सी बहुत मजबूत लग रही है। अगर कभी खराब हो जाए तो बिना पैसे लिए ठीक कर दूंगा। यही फर्क है, तुम सामान नहीं, अपना भरोसा बेचते हो। धनराज दूर खड़ा सब सुन रहा था। उसकी जलन और बढ़ गई। अगले दिन पास के गांव के स्कूल के प्रधानाचार्य बाजार आए। वे बच्चों के लिए नई बेंच और मेज बनवाना चाहते थे। उन्होंने पहले धनराज की दुकान देखी। 50 बेंच और 50 मेज चाहिए। धनराज ने बहुत ऊंची कीमत बता दी। प्रधानाचार्य बिना कुछ कहे वहां से निकल गए। रास्ते में उनकी नजर रघु की दुकान पर पड़ी। उन्होंने रघु की बनाई हुई एक बेंच उठाकर देखी। ये तुमने बनाई है? जी, अपने हाथों से। प्रधानाचार्य ने उसे अच्छी तरह जांचा। अगर मैं तुम्हें बड़ा ऑर्डर दूं तो समय पर पूरा कर पाओगे? रघु कुछ पल के लिए चुप हो गया। इतना बड़ा काम उसने पहले कभी नहीं किया था। चंदन धीरे से बोला, बाबा, मौका बार बार नहीं मिलता। जी, हम पूरी मेहनत करेंगे। ठीक है, 1 महीने में 50 बेंच और 50 मेज चाहिए। उन्होंने कुछ अग्रिम पैसे भी दे दिए। रघु की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। घर पहुंचकर उसने पूरी बात बताई। इतना बड़ा काम हम कर पाएंगे? डर तो लग रहा है, लेकिन अब पीछे नहीं हटेंगे। अगले ही दिन पूरा परिवार काम में जुट गया। रघु लकड़ी तैयार करता, चंदन नाप लेकर निशान बनाता, कुसुम लकड़ी साफ करती और सामान संभालती। तीनों सुबह से देर रात तक मेहनत करने लगे। 1 सप्ताह में काफी सामान तैयार हो गया। उसी रात तेज हवा चलने लगी। आसमान में बादल तो थे, लेकिन बारिश नहीं हुई। रघु ने सारी लकड़ी आंगन में ढक कर रख दी। सुबह जब वो बाहर आया तो उसके होश उड़ गए। लकड़ी के कई तख्ते गायब थे, कुछ औजार भी नहीं थे। कुसुम, जल्दी बाहर आओ। कुसुम दौड़ कर आई। ये सब कैसे हुआ? चंदन भी बाहर निकल आया। बाबा, किसी ने चोरी कर ली। रघु चुपचाप जमीन पर बैठ गया। इतनी मेहनत फिर से किसी की बुरी नजर का शिकार हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था अब ऑर्डर समय पर कैसे पूरा होगा। उसी समय विश्वनाथ वहां पहुंचे। उन्होंने बिना कुछ कहे आंगन में पड़े पैरों के निशान देखे। रघु, ये साधारण चोरी नहीं लगती। रघु हैरानी से उनकी तरफ देखने लगा। जिसने भी चोरी की है उसे अच्छी तरह पता था कि कौन सी लकड़ी सबसे कीमती है। रघु के मन में पहली बार एक शक पैदा हुआ, लेकिन बिना सबूत किसी का नाम लेना उसे सही नहीं लगा। उसे सिर्फ एक ही चिंता थी, कहीं उसकी ईमानदारी पर सवाल ना उठ जाए। सुबह होते ही रघु चुपचाप काम पर लग गया। बचे हुए तख्तों को नापने लगा। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। गांव के मुखिया विश्वनाथ जी और कुछ ग्रामीण खड़े थे। रघु,
हमें चोरी की खबर मिल गई। कोई बात नहीं मुखिया जी, जितना बचा है उसी से काम चला लूंगा। मुखिया ने पीछे खड़े लोगों की तरफ देखा। एक किसान आगे आया। उसने अपने बैलगाड़ी से कुछ सूखी लकड़ियां उतार दी। ये मेरे खेत के किनारे वाले पेड़ों की लकड़ी है, मेरे किसी काम की नहीं, तू रख ले। फिर दूसरा आदमी आगे आया। मेरे पास कुछ पुराने तख्ते पड़े हैं, अगर काम आ जाएं तो ले जाना। धीरे धीरे लगभग पूरा गांव मदद के लिए आगे आने लगा। कोई लकड़ी दे रहा था, कोई रस्सी, कोई औजार, तो कोई मजदूरी करने को तैयार था। रघु की आंखें भर आईं। मैं ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। ये एहसान नहीं, तेरी सालों की ईमानदारी का फल है। रघु, जो इंसान लोगों का भरोसा जीत लेता है वो कभी अकेला नहीं रहता। रघु ने पहली बार महसूस किया, सच्ची कमाई सिर्फ पैसे नहीं, लोगों का विश्वास भी होता है। अब पूरा परिवार पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। दिन रात काम चल रहा था। चंदन लकड़ी पर निशान बना रहा था। तभी उसकी नजर एक तख्ते पर पड़ी। उस पर लाल रंग का छोटा सा निशान बना हुआ था। चंदन सोचने लगा, ये निशान तो हमारी लकड़ियों पर नहीं था। उसे अचानक कुछ याद आया। 2 दिन पहले उसने धनराज की दुकान के पीछे ऐसे ही लाल निशान वाली लकड़ियां देखी थीं। चंदन बिना कुछ कहे चुपचाप बाजार की तरफ निकल पड़ा। वो धनराज की दुकान के पास पहुंचा। दुकान के पीछे कुछ तख्ते पड़े थे। उनमें से एक पर वही छोटा सा निशान बना था। चंदन ध्यान से देखने लगा। उसी समय धनराज का नौकर बाहर आया। अरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं चाचा, बस ऐसे ही देख रहा था। वो वहां से चला तो आया, लेकिन अब उसके मन का शक और गहरा हो चुका था। उसने घर पहुंचकर सारी बात रघु और विश्वनाथ जी को बता दी। विश्वनाथ कुछ देर सोचते रहे। बिना सबूत किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अब सच जानना जरूरी है। अगले दिन मुखिया ने गांव के कुछ लोगों को साथ लिया और धनराज की दुकान पर पहुंच गए। धनराज, हमें तुम्हारे गोदाम की जांच करनी है। क्यों? बस एक शिकायत मिली है। गोदाम का दरवाजा खोला गया। अंदर लकड़ियों के बड़े बड़े ढेर लगे थे। विश्वनाथ एक एक तख्ता ध्यान से देखने लगे। अचानक उन्हें एक लकड़ी दिखाई दी। उस पर रघु का बनाया हुआ छोटा सा पहचान का निशान था। रघु हर तख्ते के पीछे एक छोटा र बना देता था ताकि अपनी लकड़ी पहचान सके। विश्वनाथ ने वो तख्ता उठाकर मुखिया को दिखाया। ये देखिए, ये निशान रघु का है। धनराज के चेहरे का रंग उड़ गया। तभी उसका नौकर डर गया। मालिक ने ही कहा था रात में लकड़ियां उठा लाओ ताकि रघु समय पर काम पूरा न कर सके। धनराज सिर झुकाकर खड़ा था। दूसरे की मेहनत छीनकर कोई बड़ा नहीं बनता। धनराज धीरे धीरे रघु के सामने आया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। रघु कुछ पल चुप रहा। फिर उसने शांत स्वर में कहा, गलती की माफी मिल सकती है, लेकिन मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। धनराज की आंखें झुक गईं। सुबह सूरज निकलने से पहले काम शुरू होता और देर रात तक हथौड़ी और आरी की आवाज पूरे आंगन में गूंजती रहती। कुसुम सभी के लिए खाना बनाती, फिर लकड़ी साफ करने में हाथ बटाती। चंदन हर तख्ते पर नाप लेकर निशान बनाता और किनारों को चिकना करता। विश्वनाथ जी बीच बीच में आकर हर सामान को ध्यान से देखते। याद रखो, जिस काम पर तुम्हारा नाम लिखा हो उसमें जल्दबाजी नहीं, ईमानदारी दिखनी चाहिए। बाबा, अब एक भी चीज अधूरी नहीं जाएगी। तीनों ने लगातार कई दिनों तक बिना शिकायत मेहनत की। धीरे धीरे 50 बेंच, 50 मेज और कुछ अतिरिक्त स्टूल भी तैयार हो गए। चंदन आखिरी बेंच पर कपड़ा फेरते हुए मुस्कुराया। बाबा, हमने कर दिखाया। ये सिर्फ हमारा काम नहीं, हमारी नई जिंदगी है।